हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो हम लोग आज पढ़ेंगे पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत में संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं, अनुसूची हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ से एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी अदर कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, पूछे ही जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन एक रहता ही रहता है। तो मेरा उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि अगर हम लोग इसको एक बेहतर तरीके से स्टडी कर लें तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर यहाँ से किसी भी, चाहे इसका लेवल क्यों ना बहुत ही बड़ा करके बहुत ही हार्ड बना दिया जाए और बहुत ही कठिन बना दिया जाए, फिर भी ये प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा और आप निश्चित तौर पे अनुसूची से जो भी सवाल आता है आप निश्चित तौर पर उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुसूची हम लोग एक ही क्लास में आज ख़त्म करने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। पॉलिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और रहेंगे ही रहेंगे यहाँ से सवाल। अभी के समय में अगर हम लोग बात करें तो कुछ दिन पहले, यानी कि 2-4 साल पहले की अगर बात करें तो डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, जैसे अनुसूची 3 में क्या है, अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूची 7 में क्या है। अब इसके अंदर से प्रश्न निकाल करके पूछे जाते हैं, कुछ गहराई में हम लोग इसको देखेंगे। हालांकि अगर बात करें तो भारतीय संविधान की रचना जब की जा रही थी तो भारतीय संविधान के मूल में मात्र 8 ही अनुसूचियों की चर्चा थी, लेकिन बाद में संविधान में संशोधन करके इसमें 4 अनुसूची को जोड़ दिया गया। इस तरीके से आज के वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाए तो अनुसूचियों की संख्या 12 हो जाती है। यानी कि अगर जो नया जोड़ा गया उसमें 4 अनुसूचियाँ जो है ऐड किया गया, 9, 10, 11, 12। हम लोग पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, पूरे इसमें अंदर गहराई तक पढ़ेंगे ताकि आपसे प्रश्न ना छूटे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अनुसूची हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का टॉपिक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग प्रथम अनुसूची करते हैं और बारी बारी से हम लोग 12 अनुसूचियों का जिक्र करेंगे और इसका चर्चा भी करेंगे। तो अनुसूची शुरुआत करने से पहले हम आपको समझा दें कि अनुसूची का मतलब क्या होता है, क्या अर्थ होता है, इसका क्या आशय होता है। हम एक चीज़ और आपको दिखाना चाहेंगे। भारतीय संविधान की रचना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा जब किया जा रहा था तब उन्होंने अपने हाथों से ही इसकी रचना कर दी। उन्होंने लिखा है, इसलिए हम रियल जो ओरिजिनल आपका जो संविधान है कोशिश करेंगे उसको दिखाने का। आज का क्लास में हो जाए, नहीं तो कल के क्लास में निश्चित तौर पे हम आपको दिखाएंगे। और बड़ा खूबसूरत है। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत संविधान भारत में है, जिसे रचना करने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसको लिखा और उनका योगदान जो है बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है और उनकी जो व्यापकता आप देखते ही होंगे। बहुत विश्व के अन्य देशों में भी उनकी मान सम्मान और मर्यादाओं का समझिए कि बखान होता है और हमेशा उन पे सेमिनार भी किए जा रहे हैं आजकल। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 12 अनुसूचियाँ जहाँ से प्रश्न ना छूटे। उम्मीद है, हमारा विश्वास है आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर अच्छे तरीके से इसका स्टडी किए तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अनुसूची पहला है ना, पहला अनुसूची हम लोग देखते हैं। पहला अनुसूची क्या कहता है, पहला अनुसूची है ना, पहला अनुसूची क्या कहता है। ठीक है, पेन चेंज कर लिया जाए। पहला अनुसूची, तो पहला अनुसूची में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए, अनुसूची का मतलब होता है जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, जैसे में अगर इतिहास पढ़ना हो या पॉलिटी पढ़ना हो या इकोनॉमिक्स पढ़ना हो या ज्योग्राफी पढ़ना हो, तो जैसे हम देखते हैं लेसन हम लोग पढ़ते हैं। विषय वस्तु में आप देखने जाएंगे तो आपको लेसन मिलेगा और उसी में बहुत सारे आयाम जोड़ दिए जाते हैं। जैसे में इसी तरीके से जब संविधान की रचना हो रही थी तो बहुत सारा चीज़ें एक साथ नहीं किया जा सकता, अलग अलग भागों में बांट करके उसको समझा जा सकता है। इसलिए देखिएगा 1 से लेकर के 12 तक अनुसूचियों का निर्माण हुआ और एक अनुसूची में देखेंगे कि बहुत सारे अनुच्छेद को डाल दिया गया है ना। जैसे हम लोग पहला अनुसूची की अगर बात करें यहाँ पे तो देखिएगा इसमें जो चर्चा है, जो वर्णन किया गया है वो हो जाता है संघ एवं राज्य के केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित जो प्रदेश है
प्रदेश इसका वर्णन किया गया है ना। संघ एवं राज्य केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन पहला अनुसूची में मिलेगा। अगर सवाल पूछ दे कि राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किस अनुसूची में मिलता है, तो यह प्रथम अनुसूची हो जाएगा। जैसे आप देखते होंगे राज्य का नामकरण किया जाए, उनकी सीमा में परिवर्तन किया जाए, या कुछ न्यायिक उपबंध भी अगर बात किया जाए, है ना, तो इसका चर्चा आपको पहला अनुसूची में मिलता है। जैसे ही अगर हम लोग देखेंगे तो राज्य के, है ना, राज्य की सीमा में परिवर्तन हो गया, राज्य के नाम में आप परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में केरल का नाम बदल करके केरलम रखा जा रहा है, ठीक है, तो ये प्रथम अनुसूची में क्या होगा, संशोधन होगा। जैसे आप देखते होंगे 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, है ना, जैसे दादर नगर हवेली और दमन दीव, और ये किया गया 2020 में। तो अनुसूची पहला में संशोधन करके ये काम किया गया, है ना, तो ये हो जाता है। और कुछ न्यायिक भी जो उपबंध है, कुछ न्यायिक उपबंध है जो अलग से किया जाता है, ये सारे के सारे जो कार्य हैं पहला अनुसूची में ही संपादित होते हैं। पहला अनुसूची की बात करें तो देखिएगा, पहला अनुसूची में राज्यों की संख्या बताई गई है। तो भारत में राज्यों की संख्या कितना है, 28 हो जाएगा, 28 हो जाता है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो वर्तमान में है ना, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अगर बात करें तो यहाँ पे 8 हो जाता है। कौन कौन है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, थोड़ा इस पर हम लोग जिक्र कर लेते हैं। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में दिल्ली हो जाएगा, है ना, दिल्ली हो जाता है। चलिए पेन चेंज किया जाए, दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये पुडुचेरी हो जाता है ना, पुडुचेरी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा आपको अंडमान, है ना, अंडमान निकोबार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं लक्षद्वीप हो जाता है ना, लक्षद्वीप हो जाएगा। उसके बाद एक और भी कर लेते हैं, चंडीगढ़ हो जाता है ना, चंडीगढ़ हो जाता है। 1 2 3 4 5 हो गया, चंडीगढ़ हो गया। उसके बाद आपको पता होगा कि 2019 में एक राज्य था सबसे नॉर्थ में, भारत के सबसे नॉर्थ में, जम्मू कश्मीर, उसको 2 भागों में बांट दिया गया और उसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया। और यह काम 2020 में किया गया था, 2019 में किया गया। अब आपका जम्मू कश्मीर हो जाता है और एक लद्दाख हो जाएगा। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे और इसका जो निर्माण हुआ 2019 में हुआ। तो इस तरीके से ये 7वां हो जाएगा, है ना। और हम देखते हैं 8वां जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो 2020 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, है ना। ये हो जाता है दमन एवं दीव, ठीक है। और एक हो जाता है नागर हवेली, ठीक है। ये हो जाता है आपका। इस तरीके से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, पहला अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, पहला अनुसूची में, है ना, पहला अनुसूची में किया गया है। और ये देखिएगा पहला अनुसूची जो कहता है, इसमें अनुच्छेद की अगर बात करें तो 1 और 4 से संबंधित हो जाएगा, है ना। चलिए इसको आगे ले लिया जाए। इसमें जो है पहला अनुसूची में, इसमें देखिए 1 और 4 जो है अनुच्छेद, है ना, 4 अनुच्छेद का वर्णन इसमें मिलेगा आपको। और इसी में हम लोग, यह राज्य से संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। इसमें सीमा में बदलाव किया जा सकता है, राज्यों के नाम बदल के दूसरा नाम कर सकते हैं, कुछ न्यायिक उपबंध भी है उसमें भी परिवर्तन कर सकते हैं। और ये सब का सब होता है आपको अनुसूची 1 के अंतर्गत। और अनुसूची 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 और 4 का भी वर्णन आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा अनुसूची, है ना, दूसरा अनुसूची में हम लोग देखेंगे क्या कहता है। तो दूसरा अनुसूची जो है, दूसरा अनुसूची, देखिए अनुसूची एक बार ख़त्म कर लेते हैं, तब जितने भी सवाल आपसे पूछे गए हैं अनुसूची से आप बना के देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, है ना। और प्रश्न बनेगा ही बनेगा, निश्चित तौर पे प्रश्न बनेगा, गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो द्वितीय अनुसूची में जो वर्णन किया गया है, यहाँ पे देखते हैं वेतन, है ना, वेतन, भत्ता और विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। विशेषाधिकार का वर्णन है ना।
ठीक है। दूसरा अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में बहुत ऐसे पदाधिकारी हैं जो सर्वोच्च पद पे विराजमान हैं, उनके वेतन भत्ता से संबंधित इसमें वर्णन और उल्लेख मिलता है। तो सवाल ये भी बनता होगा कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनका वर्णन इसमें मिलता है ना। उनके बारे में हो सकता है सवाल पूछा जा सके। चलिए हम लोग बीच में ही बात कर लेंगे कि कैसे सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो पॉइंट में ही हम लोग कर ले या नंबरिंग से ही कर ले। सबसे पहले राष्ट्रपति के, है ना, सबसे पहले राष्ट्रपति के वेतन भत्ता और विशेषाधिकार का वर्णन इसमें मिलता है। पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का वेतन भत्ता से संबंधित उपबंध जो है किस अनुसूची में मिलता है। तो ये आपका दूसरा अनुसूची हो जाएगा, है ना, राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति के बाद जो है दूसरा वो आपका किसका हो जाएगा, राज्यपाल का, है ना। दूसरा हम लोग देखेंगे इसमें राज्यपाल से संबंधित जो वेतन भत्ता और विशेष अधिकार का जो जिक्र है वो आपका द्वितीय अनुसूची में ही मिलता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा में हम लोग देखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। तीसरा में देखेंगे हम लोग लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता और विशेष अधिकार का वर्णन इसमें मिलता है ना। चलिए देखा जाए, इसमें आपका हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, है ना, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता और विशेषाधिकार से संबंधित उल्लेख इसमें मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग चौथा यहाँ पे देखेंगे, चौथा तो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का वेतन भत्ता से संबंधित इसमें उल्लेख मिलता है ना। चौथा में हम लोग देखेंगे तो चौथा हो जाएगा राज्यसभा के सभापति, है ना, सभापति और उपसभापति का वेतन भत्ता से संबंधित है। और देखिए आप लोग इसमें पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का वेतन भी आना चाहिए, है ना। लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन का चर्चा और जिक्र जो है द्वितीय अनुसूची में और भारतीय संविधान में नहीं है। तो भारतीय संविधान में जो इनका उल्लेख है राज्यसभा के सभापति के रूप में किसको हम लोग मानते हैं, तो उपराष्ट्रपति को, है ना, उपराष्ट्रपति को जानते हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो चर्चा है राज्यसभा के सभापति के रूप में है, नहीं कि उपराष्ट्रपति डायरेक्ट ऐसे किया गया है, नहीं किया गया इस तरह से, है ना। और अभी राष्ट्रपति का वेतन आप देखते होंगे 5 लाख हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं 5वां नंबर जो हमारा पॉइंट है, 5 नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पे। इसमें राज्यों के विधानसभा का, है ना, राज्यों के विधानसभा का देख लेते हैं। राज्यों के विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता और विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है ना। अध्यक्ष हो जाते हैं, ठीक है, और दूसरा आपका उपाध्यक्ष हो जाते हैं। उपाध्यक्ष, इनका वेतन भत्ता से संबंधित उल्लेख आपको मिलता है। राज्यों के विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, इनका वेतन भत्ता और विशेषाधिकार का जिक्र द्वितीय अनुसूची में मिलता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 6ठा नंबर जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्यों के विधान परिषद के जो सभापति हैं और उपसभापति हैं, उनका वेतन और भत्ता का जिक्र किया गया है। जैसे राज्यों के विधान परिषद की अगर बात करें तो हमारे भारत में 6 ही राज्यों में विधान परिषद है, हम लोग जिक्र करते हैं उसका भी, है ना। तो राज्य में जो विधान परिषद है, ठीक है, विधान परिषद जो है, चलिए पेन चेंज कर लीजिए, विधान परिषद के सभापति, है ना, सभापति और उपसभापति का वेतन भत्ता से संबंधित उल्लेख इससे मिलता है। देखिए राज्य की विधान परिषद की अगर बात कर दिया जाए तो मैंने कहा कि 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। अगर हम लोग दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में 4 हो जाएंगे और उत्तर भारत में जो होता है, उत्तर भारत में 2 राज्य हो जाते हैं। उत्तर भारत में जो 2 राज्य है वो आपका यूपी हो जाएगा और दूसरा बिहार हो जाता है। तो बिहार में विधान परिषद की जो संख्या है वो आपका कितना हो जाता है, विधान परिषद की संख्या आपका 75 हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में कितना हो जाता है, वर्तमान में 100 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यूपी और बिहार हो जाएगा। और यहाँ पे जो 4 राज्यों की जो बात यहाँ पे किया गया है, 4 राज्यों की बात, उसमें आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा, है ना, आंध्र प्रदेश आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कर्नाटक हो जाएगा, है ना, कर्नाटक हो जाता है। दक्षिण भारत में ये सब है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, है ना,
उसके बाद कर्नाटक हो जाता है, उसके बाद तेलंगाना हो जाएगा और उसके बाद महाराष्ट्र हो जाता है। चलिए तेलंगाना हो जाता है और उसके बाद ये यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। इस तरीके से दक्षिण भारत में 4 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद काम करता है ना। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे द्वितीय सदन है, ठीक है। और उत्तर भारत में 2 राज्य है जहाँ पे विधान परिषद काम करता है, एक उत्तर प्रदेश हो जाएगा और दूसरा बिहार हो जाता है। पूछा जाता है आपसे कि बिहार के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है, तो 75 हो जाएगा, है ना। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में संख्या सर्वाधिक है, कितना, 100 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है 6 नंबर हम लोग बात करते हैं, 6 नंबर हो गया। चलिए अगला हम लोग टॉपिक, अगला पॉइंट हम लोग करेंगे 7वां में हम लोग देखते हैं किनके वेतन भत्ता से संबंधित और विशेष अधिकार का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्ता और विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है ना। तो चलिए सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है ना, न्यायाधीश हैं, इनका वेतन भत्ता से संबंधित इसका वर्णन किया गया है। और 8वां हम लोग देखेंगे, कलम चेंज कर लिया जाए। 8वां जो है वो आपका हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन भत्ता और विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। अगला जो लास्ट हम लोग कर लेते हैं वो हो जाता है आपका 9वां जो है वो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता और विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है ना। ये आपका हो जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना, महालेखा परीक्षक, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा 7वां में हम लोगों ने देखा, यहाँ पे 7वां में देखा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन भत्ता और विशेषाधिकार का वर्णन इसे मिलता है। उसके बाद 8 में हम लोग देखेंगे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता से संबंधित जिक्र है और उसके बाद नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का भी वर्णन इसमें मिलता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा अनुसूची क्या कहता है ना। तीसरा अनुसूची क्या कहता है, तो तीसरा अनुसूची में जो वर्णन किया गया है वो आपका शपथ, है ना, शपथ और प्रतिज्ञान का वर्णन है, ठीक है। शपथ और प्रतिज्ञान का वर्णन है। देखिए शपथ का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कोई अगर लीडर या कोई भी जो सर्वोच्च और उच्च पदाधिकारी हैं वो लोग ईश्वर का शपथ लेकर के या कोई भी भगवान का शपथ लेते हैं। लेकिन बहुत ऐसे प्रगतिशील विचारधारा के जो लोग हैं वो भाग्य और भगवान को नहीं मानते, है ना। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं, भगवान में कुछ ऐसी बात नहीं है तो हम शपथ नहीं लेंगे। तो जो लोग प्रगतिशील विचारधारा के जो लोग हैं, जो बौद्धिक हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा, तो वो लोग क्या करते हैं, प्रतिज्ञान लेते हैं। दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तीसरा अनुसूची जो है, तीसरा अनुसूची उसमें शपथ और प्रतिज्ञान का वर्णन किया गया है। और हम लोग शपथ और प्रतिज्ञान की बात करें तो कौन कौन लोगों के बारे में इसका वर्णन करता है तीसरा अनुसूची, तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो देखिएगा संसद एवं राज्य विधान मंडल के उम्मीदवार का इसमें वर्णन किया गया है ना। चलिए देखते हैं हम लोग संसद एवं, है ना, राज्य विधान मंडल के उम्मीदवार का वर्णन किया गया है। इसमें इनके शपथ से संबंधित है, इनके प्रतिज्ञान से संबंधित है, इसका उल्लेख आपको मिलता है। संसद एवं राज्य विधान मंडल के उम्मीदवार के रूप में इसमें किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं संसद एवं राज्य विधान मंडल के सदस्य के, है ना, सदस्यों को भी शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख मिलता है, ठीक है। शपथ का या प्रतिज्ञान का उल्लेख मिलता है एक संसद एवं राज्य विधान मंडल के उम्मीदवार और इनके सदस्य का भी जिक्र आपको मिलेगा शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में। उसके बाद जो है अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं इसमें, वो हो जाता है संघ एवं राज्य मंत्री, है ना। संघ एवं राज्य जो मंत्री हैं उनके शपथ और प्रतिज्ञान का चर्चा इसमें मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो देखेंगे वो हो जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो जाएंगे, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो जाएंगे, ये लोग भी शपथ लेते हैं,
है ना, इनके शपथ और प्रतिज्ञान का जिक्र भी आपको तीसरे अनुसूची में मिलता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, है ना, न्यायाधीश हैं, उनके शपथ और प्रतिज्ञान का भी जिक्र इसमें मिलता है। ठीक है, और एक और भी हो जाता है आपका भारत के आपके नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। देख लीजिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, ठीक है, शपथ और प्रतिज्ञान का भी जिक्र मिलता है। इतना करने के बाद आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें राष्ट्रपति का जिक्र नहीं है, है ना, इसमें उपराष्ट्रपति का जिक्र नहीं है, इसमें राज्यपाल का जिक्र नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रपति आप पढ़ेंगे या उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे या राज्यपाल पढ़ेंगे तो उसमें उसका अलग से अनुच्छेद में शपथ का वर्णन किया गया है, लेकिन तीसरी अनुसूची में इन लोगों का जिक्र और वर्णन नहीं मिलता, है ना, तीसरी अनुसूची में नहीं मिलता है। जैसे में आगे हम लोग देखते हैं, जैसे आप देख लीजिए, अगर हम लोग राष्ट्रपति की बात करें, है ना, तो राष्ट्रपति का शपथ का जो वर्णन है अनुच्छेद कितना में है, अनुच्छेद 60 में इसका जिक्र किया गया है ना। राष्ट्रपति का जब आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो इनके शपथ और प्रतिज्ञान का जो चर्चा है, जो उल्लेख है, अनुच्छेद 60 में मिलेगा, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वो हो जाता है आपका उपराष्ट्रपति, है ना। और उपराष्ट्रपति की बात करें यहाँ पे, तो उपराष्ट्रपति जो है 69 में, अनुच्छेद 69 में, है ना, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ प्रतिज्ञान का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वो हो जाता है आपका राज्यपाल। और राज्यपाल की अगर बात करें हम लोग राज्यपाल की, तो राज्यपाल का जो वर्णन है 159 में किया गया है, अनुच्छेद 159 में इसका जिक्र मिलता है। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि अनुसूची 3 में, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है, बड़ी कन्फ्यूजन वाला है, इसलिए हम आपको यहाँ पे जिक्र भी कर दिए। अगर पूछ दे कि उपराष्ट्रपति का या राष्ट्रपति का, राज्यपाल का जो शपथ और प्रतिज्ञान का चर्चा है किस अनुसूची में है, तो अनुसूची में नहीं है। आप कम से कम ये अनुच्छेद जरूर याद रखेंगे। राष्ट्रपति का जो शपथ है अनुच्छेद 60 में वर्णित है, और उपराष्ट्रपति का 69 में है, और राज्यपाल का 159 में हो जाता है ना। तो चलिए, ये हमारा तीसरा अनुसूची है, यहाँ पे समाप्त होता है। चलिए हम लोग चौथा अनुसूची देखते हैं। चौथा अनुसूची क्या कहता है ना। चौथा अनुसूची हम लोग देखते हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए चौथा अनुसूची क्या कहता है ना। चौथा अनुसूची हम लोग देखते हैं, तो चौथा अनुसूची कहता है कि राज्यसभा के सीटों का आवंटन, चौथा अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया है ना। राज्यसभा के सीटों का आवंटन, ठीक है, सीटों का आवंटन का उल्लेख मिलता है या चर्चा मिलता है, ठीक है। आपको ये बात पता होगा कि संसद जो है, संसद है ना, 3 चीज़ों से मिलकर के बनती है। एक हो जाते हैं राष्ट्रपति, है ना, एक हो जाते हैं राष्ट्रपति, और दूसरा हो जाता है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, लोकसभा, है ना, लोकसभा, और तीसरा हो जाता है आपका राज्यसभा। चीज़ों को समझ जाइए, है ना। राज्यसभा, लोकसभा में एमपी होते हैं, लेकिन इनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। चीज़ों को समझिए, है ना, ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और राज्यसभा में जो एमपी होते हैं, यहाँ भी एमपी होते हैं, है ना, लेकिन इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इतना याद रखिएगा, ये जो राज्य है ना, राज्यों के सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, और ये जो है प्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं। तो यहाँ पे कहा कि चौथा अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन का उल्लेख है। तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन का उल्लेख अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा, जैसे हर राज्यों में राज्यसभा चुन करके भेजे जाते हैं, मनोनीत करके भेजे जाते हैं। आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि बिहार के राज्यसभा के सीटों की संख्या कितना है। भारत में बताइए कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है सर्वाधिक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो अगर हम लोग यूपी की बात करें, है ना,
तो यूपी में 31 सदस्य हैं, सबसे ज़्यादा। ठीक है, यूपी में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 31 हो जाता है। और बिहार में बहुत बार सवाल पूछा गया कि बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या बिहार में कितना है? 16 हो जाता है ना। बिहार में हो जाएगा आपको 16 सदस्य हो जाते हैं राज्यसभा के, है ना। और 16 की जगह और कभी है, ये वेस्ट बंगाल का भी है ना। पश्चिम बंगाल का भी राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है वो 16 हो जाता है ना। तो सीटों का जो आवंटन है यहाँ पे, कहता है राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से, है ना। तो यही चीज़ें हम लोगों को जिक्र करना था। तो चौथा अनुसूची में पूछ सकता है कि चौथा अनुसूची में किसका जिक्र किया गया है, तो राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख किया गया है ना। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या आप देख लिए यहाँ पे, ये भी सवाल यहाँ से कभी कभी पूछता है, तो निश्चित तौर पे आप बना देंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, चौथा हो गया, पांचवा हम लोग देखते हैं, है ना। पांचवा अनुसूची में किसका जिक्र है ना। पांचवा अनुसूची में तो देखिए, पांचवा अनुसूची जो कहता है, यहाँ पे कहता है कि SC/ST के, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के, यहाँ पे देख लीजिए, SC और ST, है ना, क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उपबंध किया गया है। किसमें? अनुसूची 5 में। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा इसका जिक्र आपको 244 के आर्टिकल में भी मिलता है ना। ये आर्टिकल 244 में भी मिलता है। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि 5वीं अनुसूची में किसका जिक्र है, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध, और यहाँ पे उल्लेख मिलता है। अगर हम लोग आर्टिकल की बात करें तो 244 में भी इसका जिक्र मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 5वां अनुसूची हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे छठा अनुसूची, है ना। छठा अनुसूची हम लोग देखते हैं, पेन चेंज किया जाए। छठा अनुसूची क्या कहता है? देखिए, छठा अनुसूची में कहता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, इतना याद रखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और नेक्स्ट हमारा है मिजोरम, है ना। मिजोरम, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जो है, ये जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन, है ना। इसमें है जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछा गया है कि छठा अनुसूची का संबंध बताइए किससे हो जाता है, तो यहाँ पे जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित हो जाता है छठा अनुसूची। छठा अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित जो उल्लेख है, इसका जिक्र आपको अनुसूची 6 में मिलेगा। और 5वीं अनुसूची है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध इसमें मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, छठा हो गया, हम लोग 7वां अनुसूची देखते हैं, है ना। 7वां अनुसूची हम लोग देखें यहाँ पे, 7वां अनुसूची क्या कहता है। 7वां जो अनुसूची है क्या कहता है, तो 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का जो आवंटन है उसके बारे में जिक्र है ना। यहाँ पे देखते हैं केंद्र एवं, जब केंद्र राज्य संबंध आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा, है ना। केंद्र राज्य संबंध जब आप पढ़ेंगे यहाँ पे तो ये क्लियर यहाँ पे हो जाता है। तो जिक्र की अगर बात करें कि 7वीं अनुसूची क्या कहता है, 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, तो यहाँ पे देखिए केंद्र एवं राज्यों के मध्य क्या, तो शक्तियों का, है ना, शक्तियों का आवंटन का जिक्र है ना, आवंटन का जिक्र है। जैसे में आप देखते हैं यहाँ पे देख ही लीजिए आप लोग, पहला अगर हम लोग बात करें, है ना, तो एक हो जाता है संघ सूची, संघ सूची हो जाएगा। दूसरा हो जाता है वो हो जाएगा आपका राज्य सूची, है ना। और तीसरा हो जाएगा वो हो जाता है आपका समवर्ती सूची, है ना, समवर्ती सूची।
और चौथा है वो आपका अवशिष्ट शक्तियाँ हो जाता है ना, अवशिष्ट शक्तियाँ हो जाता है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को ही है ना। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसको है? केंद्र को हो जाता है ना, केवल केंद्र को हो जाता है। केंद्र इस पे कानून बना सकती है, ठीक है। और राज्य सूची के संबंध में जो कानून बनता है वो राज्य बनाएगी, है ना, वो राज्य बनाएगी। लेकिन समवर्ती सूची पे दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन प्रभावी जो कानून होता है वो केंद्र का ही होता है। प्रभावी जो है, प्रभावी वो केंद्र का होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों काम करते हैं। और कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ भी जो कुछ है जो कानून बनते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रभाव दिखता है वो आपका केंद्र का ही दिखता है। अब हम लोग बात करते हैं कितने विषय कब क्या थे, वर्तमान में क्या है और पूर्व में क्या थे, है ना। अगर हम लोग संघ सूची की बात करें, यहाँ पे संघ सूची की, तो यहाँ पे देखिएगा इसमें जो विषय था इसमें 100 है ना। चलिए इसको मिटा दिया जाए, है ना। इसमें अगर हम लोग वर्तमान की बात करें और यहाँ पे हम लोग पूर्व की बात कर देते हैं, तो वर्तमान में जो विषय है 100 हो जाता है ना, 100। पूर्व में कितना था? तो 97, इतना याद रखिएगा। संघ सूची में अभी वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 100 हो जाएगा, 100। पूर्व में कितने थे? तो 97, 97 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए राज्य सूची से संबंधित की अगर बात करें तो वर्तमान में जो विषय है वो 61 हो जाते हैं, 61। लेकिन पहले जो थे 66 थे, और 66 से कम कर दिया गया और इसको कम करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। जैसे वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 52 है ना, 52 है। तो पहले कितना था? तो 47 हो जाता है ना, तो 47 आपका हो जाता है। इस तरीके से ये विषय हो गया। संघ सूची पर केंद्र कानून बनाती है। विषय की बात करें वर्तमान में 100 हो जाएगा, इसके पूर्व में 97 विषय थे। और राज्य सूची के विषय में राज्य अपना कानून बनाता है ना, और इसमें 61 विषय है वर्तमान में, और इसके पूर्व में 66 थे, 5 घट गए हैं, है ना। 5 घट करके यहाँ से यहाँ जोड़ दिए गए, तो पहले 47 था, 52 हो गए हैं, ठीक है। और ये समवर्ती जो सूचियाँ हैं इस पे दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन प्रभावी जो होता है वो आपका केंद्र का हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये 7वीं अनुसूची को कंप्लीट किया। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। बहुत बार सवाल पूछा गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है ना। 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन हो जाता है? तो भाषा का वर्णन है। और भाषा का वर्णन क्या? तो भाषा का वर्णन जो संविधान में इसका उल्लेख है, जो संविधान में इसका जिक्र है, उसी भाषा के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में भाषा की संख्या जो है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, वर्तमान में जो भाषा है वो कितना है? 22 हो जाता है। लेकिन जब भारतीय संविधान लिखा जा रहा था, है ना, भारतीय संविधान लिखा गया तो इसके मूल संविधान में 14 भाषा थी, 14 भाषा थी, है ना। और वर्तमान में कितना है? तो 22 भाषा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, हम लोग उसका भी जिक्र थोड़ा कर लें। जैसे आपसे पूछेगा कि 14 के बाद 15वीं भाषा, उसके बाद फिर 3 भाषा जोड़ा गया, फिर उसके बाद 4 भाषा जोड़ा गया, और सवाल यही से पूछ दिए जाते हैं। इसलिए इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं ये 15वीं भाषा जो है, 15वीं भाषा कौन हो जाती है? तो 15वीं भाषा जो है वो सिंधी हो जाएगा, है ना। 15वीं भाषा क्या हो जाएगा? सिंधी हो जाएगा। और यह सिंधी को कब जोड़ा गया? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह 21वां संविधान संशोधन के तहत, है ना, 21वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया 15वीं भाषा। और 15वीं भाषा कौन था? सिंधी था, सिंधी। और कब जोड़ा गया? तो 1967 में, 1967 में। यानी कि 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में हुआ, और इसी के अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, है ना। और यह 15वीं भाषा थी, ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 71वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना।
यहाँ पे 71वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? ये देखिए यहाँ पे संशोधन जो हुआ यह 1992 में होता है। 71वां संविधान संशोधन कब होता है? 1992 में। और यहाँ पे 3 भाषा जोड़े गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रट लीजिए, है ना। पूछा जाता है 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और इसमें 3 भाषा जोड़ा गया, है ना। 3 भाषा जोड़ा गया, कौन कौन है, कौन कौन भाषा हो जाता है? तो यहाँ पे देखिए 3 भाषा जो है, पहला अगर हम लोग बात करें तो ये कोंकणी हो जाएगा, है ना, कोंकणी हो जाता है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा? मणिपुरी हो जाता है, मणिपुरी। और तीसरा हो जाएगा आपका नेपाली, है ना। तीसरा आपका क्या हो जाता है? नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन पूछा जा सकता है कि 22 भाषाओं का जो जिक्र किया गया है किस अनुसूची में है ना। तो अनुसूची 8वीं अनुसूची में भाषा का जिक्र किया गया है और भाषा के आधार पे ही बहुत सारे ऐसे राज्यों का निर्माण हुआ, है ना। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें तो पहला राज्य है जिसका निर्माण हुआ भाषा के आधार पे ही हो जाता है। तो भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में होता है और इसमें 3 भाषा जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं इसमें वो हो जाता है आपका 92वां संविधान संशोधन, है ना। 92वां संविधान संशोधन और यह आपका होता है 2003 में, और यह आपका होता है 2003 में और इसमें 4 भाषा जोड़े जाते हैं, है ना। 92वां जो है यानी कि 92वां जो संविधान संशोधन है यह 2003 में होता है और इसमें 4 भाषा जोड़े जाते हैं। और 4 भाषा की हम लोग बात करें, यहाँ पे 4 भाषा कौन कौन है? तो पहला देखते हैं हम लोग। पहला देखिए यहाँ पे बोडो, है ना, बोडो हो जाता है। दूसरा हम लोग बात करें तो डोगरी हो जाएगा, डोगरी। और तीसरा भाषा की बात करें तो मैथिली, जो बिहार में बोली जाती है ना, मैथिली। और चौथा भाषा जो है वो हो जाता है संथाली, है ना। चौथा भाषा क्या हो जाएगा? संथाली हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर सारे भाषाओं की संख्या को काउंट करेंगे तो टोटल भाषा की संख्या कितना हो जाता है? 22, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, 8वां हो गया। हम लोग यहाँ पे देखेंगे 9वां, है ना, 9वां अनुसूची हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 9वां अनुसूची जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे और 9वां अनुसूची जो होता है यहाँ पे वो जमींदारी उन्मूलन से संबंधित होता है ना। जमींदारी उन्मूलन से संबंधित हो जाता है, उन्मूलन से संबंधित हो जाता है। या यहाँ पे कह सकते हैं कि भूमि अधिग्रहण जो संरक्षण कानून है इससे संबंधित हो जाता है आपका 9वां अनुसूची, है ना। 9वां अनुसूची जो है, देखिए जो फंडामेंटल राइट्स जब थी, जब लिखा गया तो 7 फंडामेंटल राइट था। संपत्ति का अधिकार, तो भूमि से संबंधित जो मैटर था, क्योंकि भूमि को गरीबों के बीच में बांटने की जो प्रावधान है केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, तो लोग कोर्ट में अपना चैलेंज कर देते थे कि हमको फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है। तब यहाँ पे केंद्र सरकार के लिए बहुत ही ज़्यादा एक समस्या हो गया। अब क्या किया जाए? तब उन्होंने यानी कि संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा करके वैधिक अधिकार बना दिया गया। यानी कि 9वीं अनुसूची में जब आप किसी चीज़ को जोड़ देते हैं तो न्यायिक से क्या हो जाता है? परे हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए यही वजह है कि 1951 में पहला संशोधन किया गया, है ना। पहला संशोधन किया गया 1951 में पहला संशोधन हुआ, है ना, भूमि संबंधी से संबंधित। और देखिएगा इसी समय अनुच्छेद 31 का जो बी है इसमें जोड़ दिया गया, है ना, इसमें जोड़ दिया गया। इतना तो याद रहेगा, है ना। और ये पहला क्या है? संविधान संशोधन है। और इसमें रखे गए कानून जो है जिसका न्यायिक समीक्षा जो है नहीं होता। अगर मानते हैं कि आप 9वीं अनुसूची में कोई कानून रख दिए तो उसका न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकता और इसलिए वो सुरक्षित माना जाता है ना। पूछा गया सवाल है कि 9वां अनुसूची का संबंध किससे है? तो जमींदारी उन्मूलन हो जाएगा यहाँ पे, है ना। जमींदारी उन्मूलन संबंधी जो कानून है इससे संबंधित हो जाता है 9वां अनुसूची। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे 10वां जो अनुसूची है ना। 10वां जो अनुसूची है, अनुसूची
है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे 10वां अनुसूची। और 10वां अनुसूची में जो जिक्र किया गया है दल बदल कानून का है ना। यहाँ पे दल बदल कानून का है। क्यों आया भाई, या क्यों आया, है ना। तो देखिए, अब 52वां संविधान संशोधन करने के बाद 52वां संविधान, है ना, संविधान संशोधन करके और ये हुआ था 1985 में। पूछा जाता है 1985 में 52वां संविधान संशोधन के तहत यानी कि दल बदल कानून को क्या किया गया, जोड़ा गया। और 10वां अनुसूची में दल बदल कानून का जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है कि बहुत ऐसी पार्टियां थीं जहां पे क्या होता था कि बहुत ऐसे नेता थे जो इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते थे, अपना दल बदल देते थे, छोड़ देते थे, उनके लिए कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं थी। बहुत ऐसी पार्टियां पैसे देकर के अपना क्या करती है कि नेता लोगों को खरीद लेती है ना। एक पार्टी दूसरे पार्टी को खरीदने लगता है तो टूट जाता है। इस तरीके से लोकतंत्र के जो मंदिर है उसमें बहुत सारा चीज़ें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इस तरह से पार्टियों के बीच में भी मतभेद और बहुत सारा समस्या पैदा हो जाता है। अब क्या हुआ कि दल बदल कानून लागू हो जाने की वजह से आप अगर नाराज़ भी हो जाते हैं तो अपनी पार्टी को छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये 10वां अनुसूची आपका हो जाता है। चलिए 11वां अनुसूची हम लोग देखेंगे। 11वीं अनुसूची, है ना। 11 अनुसूची में क्या है, पंचायती राज से संबंधित हो जाता है। 11वीं अनुसूची का जो संबंध है आपको किससे है, पंचायती राज से है ना। पंचायती राज्य से संबंधित हो जाता है, पंचायती राज से संबंधित आपको होता है ना, पंचायती राज से 11वीं अनुसूची का, ठीक है। देखिए 73वां संविधान संशोधन के तहत, इतना याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको, है ना, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, है ना। 73वां जो संविधान संशोधन हुआ यह 1992 में हुआ और उसी समय पंचायती राज व्यवस्था का अनुसूची के तौर पे जिक्र किया गया। हालांकि देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था में विषयों की जो संख्या है, विषय की संख्या है, यह आपका 29 विषय हो जाता है। इतना याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। महात्मा गांधी का एक सपना था, एक ख्वाब था कि पंचायती राज का व्यवस्था हो। इसीलिए डीपीएसपी में राज्य के नीति निदेशक तत्व जो अनुच्छेद है ना, 36 से 51 के बीच में वर्णन है, तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का भी जिक्र किया गया है ना। अनुच्छेद हम लोग देखेंगे 40 में, तो पंचायती राज का भी क्या है, जिक्र किया गया है। पंचायती राज का जिक्र किया गया है, यह महात्मा गांधी का सपना था, ठीक है। हालांकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू की सरकार में 2 अक्टूबर के दिन, है ना, 2 अक्टूबर के दिन, 2 अक्टूबर, है ना, 1959 के दिन इसे लागू किया गया। और लागू किया गया सबसे पहले राजस्थान के, है ना, राजस्थान के नागौर में। नागौर जो जिला है, नागौर जिला है, उसी में से सबसे पहले क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था, है ना। और 1959 में ही आंध्र प्रदेश में ही पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, ठीक है। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत इसका जिक्र है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, लास्ट है 12वीं अनुसूची, है ना, 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन है ना। यहाँ पे देखेंगे नगर पालिका का वर्णन किया गया है। नगर पालिका का वर्णन है आपको कहाँ पे, तो 12वीं अनुसूची में मिलता है ना। और ये देखिए 74वां संविधान संशोधन के तहत, इसको देखते हैं हम लोग, 74वां संविधान संशोधन के तहत जो 1992 में हुआ था, है ना, 1992 में हुआ था, 74वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया, है ना, नगर पालिका में। और देखिए नगर पालिका की अगर विषय वस्तुओं की बात करें तो इसका संख्या कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो अनुसूचियां हैं यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, है ना। और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरा वादा है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रश्न भी आपसे नहीं छूटेगा अगर अच्छे तरीके से इसका अध्ययन करते हैं तो, ठीक है। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।